सब आ गए हैं, सबको गुड इवनिंग है। कल की जो क्लास थी हमारी, हम ये पढ़ रहे थे व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान क्या है। और हमने इस बारे में चर्चा की थी कि संविधान में क्या-क्या चीजें होनी चाहिए। फिर हमने ये भी पढ़ा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट को इस्टेब्लिश करता है। अब यहाँ हम थोड़ा सा कुछ और पढ़ रहे हैं, फिर उसके बाद मैंने कल जो बोला था कि हम सीधे पार्लियामेंट पे स्विच करेंगे और पार्लियामेंट के बारे में पढ़ेंगे, तो उसी बात को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। पहली बात तो हम यहाँ एक और समझें कि जैसे कल हमने पढ़ा कि देयर में बी टू टाइप ऑफ डेमोक्रेसी, इधर पार्लियामेंट्री टाइप डेमोक्रेसी और प्रेसिडेंशियल टाइप ऑफ डेमोक्रेसी। कि डेमोक्रेसी दो टाइप की हो सकती है, पार्लियामेंट्री टाइप हो सकती है और प्रेसिडेंशियल टाइप हो सकती है। तो हम यहाँ इस बात को समझें कि संविधान भी वैसे ही दो प्रकार के हो सकते हैं। एक कॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है यूनिटरी टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और सेकंड हो सकता है फेडरल टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। हिंदी में बोलूं मैं तो संविधान दो प्रकार के हो सकते हैं। पहला प्रकार है कि परिसंघीय प्रवृत्ति का संविधान। थोड़ा सा नोट करना आप लोग। पहला प्रकार है, पहला टाइप है फेडरल टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं परिसंघीय प्रकार का संविधान। और दूसरा है यूनिटरी टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं एकात्मक प्रकृति का संविधान। पहले हम 10 मिनट इस पे चर्चा करेंगे। अब समझना बात को। कोई भी देश है, चाहे भारत हो, अमेरिका हो, चाहे कुछ भी हो, देश राज्यों में बटा हुआ होता है। जैसे भारत है तो भारत में भी राज्य हैं। और तो फिर जैसे हम देखते हैं हमारे यहाँ सरकार केंद्र में भी है और राज्य में भी है। केंद्र में सरकार को लीड एक्चुअल में प्राइम मिनिस्टर करता है, पर नॉमिनल रूप से प्रेसिडेंट होता है। वैसे ही स्टेट में सरकार को रियल रूप से लीड सीएम करता है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल मैनर में गवर्नर होता है। तो इस प्रकार का संविधान जो केंद्र और राज्य दोनों में सरकार की स्थापना करे, वो कहलाता है फेडरल टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। हिंदी में बोले तो परिसंघीय प्रकार का संविधान। ऐसा संविधान जो केंद्र और राज्य दोनों स्तर पर सरकारों की स्थापना करे और दोनों स्तर पर कानून निर्माण हो और उनके एग्जीक्यूशन की व्यवस्था हो। तो हम यदि इंडिया को एज एग्जाम्पल लें तो केंद्र में कानून निर्माण पार्लियामेंट करती है और राज्य में कानून निर्माण हमारे यहाँ राज्य की विधानसभा करती है। मध्य प्रदेश के संदर्भ में भोपाल में विधानसभा है। केंद्र में पार्लियामेंट द्वारा बनाए गए कानून को एग्जीक्यूट करने की जिम्मेदारी प्राइम मिनिस्टर और उसके मिनिस्टर्स की है। जब हम राज्य की बात करते हैं तो वही बात यहाँ सीएम और उसके मिनिस्टर्स की आ जाती है। लेकिन याद रखना, इंडिया में जुडिशरी में अलग अलग नहीं है। केंद्र और राज्य की जुडिशरी अलग अलग नहीं होती। इंडिया में जुडिशरी का एक इंटीग्रेटेड सिस्टम है, जिसमें टॉप पर सुप्रीम कोर्ट है, उसके नीचे हाई कोर्ट है, उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, देन सबऑर्डिनेट कोर्ट की एक चेन है पूरी। तो हमने लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव के मामले में फेडरल सिस्टम को एडप्ट किया है। ठीक, तो ये एक डेफिनेशन हुई। मतलब संविधान में ऐसा संविधान जो केंद्र और राज्य दोनों स्तर पर सरकार की व्यवस्था करे, जिसमें दोनों स्तर पर विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका पाई जाए, वो कहलाता है परिसंघीय संविधान। यद्यपि भारत में परिसंघीय संविधान है,
परंतु भारत में न्यायपालिका अर्थात जुडिशरी का बाइफरकेशन नहीं है, केंद्र और राज्य में अलग अलग नहीं है। ये एक इंटीग्रेटेड सिस्टम है, पूरे देश में एक जैसी जुडिशरी लागू होती है। ठीक, ये हुआ परिसंघात्मक संविधान। दूसरा होता है एकात्मक संविधान। याद रखना, एक परीक्षा में क्वेश्चन आता है कि परिसंघात्मक या फेडरल टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है। एक याद रखना, अमेरिका। क्योंकि हमारे यहाँ हमने अभी आपको समझाने के लिए मैंने ठीक है बोला है कि भारत में फेडरल है, लेकिन अभी 5 मिनट बाद मैं समझाऊंगा कि हमारे यहाँ का फेडरल प्योर फेडरल नहीं है। इसलिए फेडरल टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का बेस्ट एग्जाम्पल है अमेरिका, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। खैर, अब हम आगे बढ़ते हैं। यूनिटरी टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, एकात्मक प्रकार का संविधान। तो नाम से ही समझ में आ रहा है कि ऐसा संविधान जिसमें समस्त प्रकार की शक्तियां, ऐसा संविधान जिसमें समस्त प्रकार की शक्तियां केंद्र में ही है, एक ही जगह केंद्रित हों। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है अमेरिका, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों स्तर पर सरकारें नहीं है, केवल केंद्र स्तर पर सरकार होती है। राज्य स्तर पर प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज होती हैं और केंद्र द्वारा बनाए गए कानून को लागू करने की जिम्मेदारी उन एजेंसीज की होती है। तो अब समझ में आया, संविधान दो प्रकार के होते हैं। पहला परिसंघीय संविधान, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों में अलग अलग सरकारें पाई जाती हैं। दूसरा एकात्मक संविधान, जिसमें केवल केंद्र में सरकार पाई जाती है, राज्यों में सरकारें नहीं होती। परिसंघात्मक प्रकार के संविधान का, फेडरल टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का बेस्ट एग्जाम्पल है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन एकात्मक टाइप के संविधान का बेस्ट एग्जाम्पल है ब्रिटेन का संविधान। वह पूरी सत्ता केंद्र में निहित है, वहां के जो राज्य हैं उनको अधिक शक्तियां नहीं दी गई। अब अपन बात करेंगे कि भारत का संविधान कैसा है। तो अब यहां हम एक बात करते हैं, पहले हम ये समझ लें कि भारत का संविधान क्यों हमें कैसा बनाना पड़ा। भारत के संविधान देखने में पूरी तरीके से फेडरल है। हम देखते हैं कि केंद्र में अपनी सरकार है और राज्य में अपनी सरकार है। केंद्र में पार्लियामेंट है, राज्य में विधानसभा है। केंद्र में पीएम है, यहाँ सीएम है। केंद्र में प्रेसिडेंट है, यहाँ गवर्नर है। मतलब क्लियर कट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एस्टेब्लिशिंग गवर्नमेंट एट द बोथ द लेवल, एट सेंट्रल एंड स्टेट, दोनों जगह पर सरकारों की स्थापना कर रहा है। लेकिन अमेरिका में क्या होता है कि केंद्र अपने मामलों में स्वतंत्र है और राज्य अपने मामलों में स्वतंत्र है। हमारे यहां इस बात में अंतर आ जाता है। हमारे यहां पर केंद्र अपने मामले में स्वतंत्र है, राज्य अपने मामले में सामान्य परिस्थितियों में स्वतंत्र है। लेकिन जब नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती है, प्रेसिडेंशियल रूल लगाए जाते हैं, आर्टिकल 249 या अपन आगे पढ़ेंगे, ऐसे तमाम आर्टिकल हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जहां हमें स्पष्ट समझ में आएगा कि शक्तियों का केंद्रीकरण केंद्र सरकार के पास होता है, राज्यों को बहुत कम शक्तियां मिली हुई हैं। यहां तक कि आप अभी कोरोना के समय में भी देखें, बहुत सारे आदेश, लॉकडाउन के आदेश, बहुत सारे आदेश केंद्र से आ रहे हैं। राज्य ने अब निर्णय लेना शुरू किया है और केंद्र के आदेश को मानने के लिए राज्य सरकारें बाध्य भी होती हैं। तो भारत में बहुत सारी शक्तियां केंद्र सरकार को दी गई हैं। तो हम फेडरल होते हुए भी व्यवहार जो हमारे संविधान का है वो बहुत कुछ यूनिटरी टाइप है कि हम किताबों में, टेक्स्ट बुक में तो पढ़ेंगे कि भारत का संविधान एक फेडरल टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन उसी किताब में हम पढ़ेंगे
भारत के संविधान का शरीर परिसंघात्मक है, पर आत्मा से वो एकात्मक है। मतलब कहने के लिए हमने केंद्र और राज्य दोनों में अलग-अलग सरकारों की स्थापना की, पर ये केवल सामान्य परिस्थितियों में है। जब विशेष परिस्थितियां आएंगी तो केंद्र अधिक पावरफुल हो जाएगा, केंद्र सर्वशक्तिमान हो जाएगा, राज्यों की सरकारें कमजोर हो जाएंगी। यहां तक कि जब नेशनल इमरजेंसी लगती है, यहां तक कि जब नेशनल इमरजेंसी लगती है ड्यूरिंग द एप्लीकेशन ऑफ आर्टिकल 352, उस समय, उस नेशनल इमरजेंसी के समय राज्यों की शक्तियां बिल्कुल कमजोर हो जाती हैं। हम कह सकते हैं राज्य की सरकारों को पैरालाइज कर दिया जाता है, उनको लकवा लग जाता है, केंद्र पावरफुल हो जाता है। आर्टिकल 356, जिसको आप प्रेसिडेंशियल रूल, राष्ट्रपति शासन के नाम से जानते हैं, जब वो लगता है तो फिर राज्यों की सरकारों को डिसॉल्व कर दिया जाता है, राज्यों की विधानसभाओं को भंग कर दिया जाता है। तो हमारा कहने का मतलब ये हुआ कि भारत में है तो सैद्धांतिक रूप से परिसंघीय प्रकार का संविधान, पर व्यवहारिक रूप में शरीर से हम देखने में लगते हैं परिसंघीय, पर हम कहीं ना कहीं एकात्मक की तरह व्यवहार करते हैं। अब बात करते हैं कि अनूठा मिश्रण ये, अब ध्यान रखना मेंस का क्वेश्चन है, क्योंकि एमपीपीएससी में 50 वर्ड में एक क्वेश्चन आता है मेंस में लिखने के लिए 50 शब्दों में। 50 शब्द मतलब 5 लाइनें, 6 लाइनें। तो उस हिसाब से एक प्रश्न बनता है, मान लो एग्जामिनर ने एक लाइन लिख दी कि भारत का संविधान शरीर से परिसंघात्मक है परंतु आत्मा से एकात्मक है, इस बात को स्पष्ट कीजिए। 10-12 बार आया होगा पीएससी में क्वेश्चन, स्पष्ट कर लेते हैं, क्या दिक्कत। अब इमेजिनेशन बढ़ाना थोड़ी सा, इमेजिन करो, भारत को ही दिमाग में रखो, ज्यादा अच्छा है। पूरी शक्तियां मान लो केंद्र में दे दी जाए, अपन दोनों के मेरिट डिमेरिट देख रहे हैं अभी, फेडरल और यूनिटरी के। मान लो पूरी शक्तियां केंद्र को दे दी जाए, ठीक है, केंद्र को दे दी, राज्य भी हैं। अब भारत एक ऐसा देश है, भारत एक ऐसा देश है जहां आजादी के बाद से ही सामाजिक विकास करना बहुत आवश्यक था। घोर गरीबी, भुखमरी, कुपोषण, बेरोजगारी, इलिटरेसी, निरक्षरता, ये सब हमारे संविधान की हमारे देश की विशेषताएं हैं, और थी भी और अभी भी हैं। तो जब ऐसे देश को चलाना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, गांव में गरीबी दूर करनी है। अब भारत की एक और विशेषता है, मैं आपको बताऊं, हमारे यहाँ 2-2, 5-5 किलोमीटर में भाषा बदल जाती है, संस्कृति बदल जाती है, जीवन पद्धति बदल जाती है, खान पान के तरीके बदल जाते हैं। अब जैसे तमिलनाडु है, अब मान लो तमिलनाडु को केंद्र से बैठ के चलाया जाए, पश्चिम बंगाल को केंद्र से बैठ के चलाया जाए, दूसरे देशों में क्या होता है वो छोड़ो, भारत में भाषा की, संस्कृति की, धर्म की, रहन सहन, जीवन पद्धति की इतनी विविधता है कि यदि केंद्र में बैठ के कोई चलाएगा तो वो तमिलनाडु और इन सब लोगों को, हाँ सही कह रहे हो तुम लोग, तो उन लोगों को क्या समझ में आएगा, उन लोगों को कैसे समझ में आएगा कि कौन सी योजना बनी, उनको भाषा बाध्यता हो जाएगी, पश्चिम बंगाल में बाध्यता हो जाएगी। तो मतलब ये है कि यदि हमें देश का सोशल डेवलपमेंट करना है, देश का सामाजिक विकास करना है, तो हमें सरकार को उन तक पहुंचना पड़ेगा, हमें राज्यों में सरकारें बनानी पड़ेंगी, क्योंकि केंद्र में बैठ के कोई एक सरकार राज्यों का एक जैसा विकास नहीं कर सकती, क्योंकि अलग अलग राज्य की अपनी अपनी अलग अलग समस्याएं हैं, और जब अलग अलग राज्य की अलग अलग समस्याएं हैं तो निश्चित है कि उन समस्याओं का हल भी अलग अलग होगा।
तो अलग अलग हल करना एक सरकार के बस की बात नहीं है। दैट्स द रीजन वी शुड एस्टेब्लिश द गवर्नमेंट ईच एंड एवरी स्टेट। हमें हर राज्य में सरकार बनानी पड़ेगी, हर राज्य में सरकार की स्थापना करनी पड़ेगी। इस कारण से लगता है कि भारत के लिए परिसंघीय संविधान आवश्यक था। अब हम थोड़ा सा एकात्मक संविधान की भी बात कर लेते हैं। मान लीजिए, फिर भारत, अपने लिए तो भारत ही एग्जाम्पल है। मान लीजिए भारत में परिसंघीय संविधान की स्थापना कर दी, मतलब केंद्र और राज्य को बराबर बराबर शक्तियां देंगे। अब समझना बात, मजेदार बात, थोड़ा सा इमेजिनेशन रखना। केंद्र और राज्य को बराबर बराबर शक्तियां दे दी। अब अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु, असम, ये ऐसे राज्य हैं, और भी कई राज्य हैं जो दिल्ली से बहुत दूर हैं। अरुणाचल प्रदेश दिल्ली से बहुत दूर है, पर चाइना के बहुत पास है। समझना जो बात बोलना चाह रहा हूं मैं। सिक्किम दिल्ली से दूर है, चाइना से पास है। ऐसे राज्यों को यदि स्वतंत्रता दे दी जाए पूरी तरीके से, तो अरुणाचल प्रदेश की सरकार चाइना से व्यापार करने लगती खुल के, और चाइना तो साम्राज्यवादी नीति पे चलता है, तो अरुणाचल प्रदेश की सरकार को फ्री में संसाधन देता। वहां के लोगों का भक्ति भाव किसके प्रति उमड़ पड़ता? चाइना के प्रति, ना कि भारत के प्रति। फिर एक और समस्या है, आजादी के बाद जब भारत का निर्माण हुआ, तो हम किताबों में पढ़ते हैं कि जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर को छोड़ के बकाया सभी राज्य अपनी इच्छा से भारतीय संघ में शामिल हो गए। सभी राज्य अपनी इच्छा से शामिल नहीं हुए थे, कुछ की इच्छा रही होगी स्वतंत्र होने की, लेकिन उनकी आर्थिक मजबूरियां थी, उनकी राजनीतिक मजबूरियां थी, जिस वजह से वो भारत में शामिल हो गए कि भारत में ही शामिल होने का फायदा है, स्वतंत्र होकर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो उनमें कहीं ना कहीं इच्छा तो थी स्वतंत्र होने की। ऐसा देश जो कई राज्यों को मिलाकर अभी अभी पॉलिटिकली डेवलप हुआ है, और उसमें चीन जैसे शातिर पड़ोसी हैं, वैसे देश में यदि राज्यों को पूर्ण स्वतंत्रता दे दी जाती, तो वो राज्य पड़ोसी देशों के साथ संबंध बनाने लगते और हमारी देश की अखंडता खतरे में पड़ जाती। हमारे देश की अखंडता खतरे में पड़ जाती। तो फिर इसका मतलब तो क्या हुआ है? देश की अखंडता को सुरक्षित रखने के लिए हमें राज्यों की निर्भरता केंद्र पर बना के रखनी है। कहीं राज्य इतने स्वतंत्र ना हो जाए कि वो विदेशी संबंध स्थापित करने लगे। कहीं राज्य इतने स्वतंत्र ना हो जाए कि वो अपने यहाँ पाए जाने वाले मिनरल का यूज खुद के डेवलपमेंट के लिए करने लगे। झारखंड कहने लगे कि मैं लोहा नहीं दूंगा, कोयला नहीं दूंगा, किसी को नहीं दूंगा, मैं किसी को कुछ नहीं दूंगा, तब अपना विकास करूंगा। फिर भैया मध्य प्रदेश क्या करता? एक राज्य कहते थे हमारे यहाँ पूरी पैदावार होती, हम नहीं देंगे दूसरे को। इट मीन्स हमारे यहाँ परिस्थितियां ऐसी नहीं थी, ना तो सामाजिक विकास की परिस्थितियां थी, ना आर्थिक विकास की परिस्थितियां थी, और देश की एकता और अखंडता के जो मुद्दे थे, वो हमें प्योर फेडरलिज्म अपनाने नहीं दे सकते थे। हमें राज्यों को एकदम यदि पावरफुल कर देते, तो देश की अखंडता खतरे में पड़ जाती। इसलिए हमने क्या किया? पर सामाजिक विकास के लिए, अभी हमने 10 मिनट पहले डिस्कस किया कि सामाजिक विकास के लिए हमें फेडरल प्रकार के कॉन्स्टिट्यूशन को अपनाना जरूरी था, तो हमने अपनाया। लेकिन देश की एकता अखंडता को सुरक्षित रखने के लिए हमने उस फेडरल प्रकार के कॉन्स्टिट्यूशन में मिलावट कर दी, और फेडरल को एडॉप्ट करते हुए इस प्रकार का संविधान बनाया कि सामान्य परिस्थितियों में केंद्र और राज्य में स्वतंत्रता है, लेकिन जब देश की एकता अखंडता की बात आएगी, तो राज्यों को कमजोर कर दिया जाएगा, राज्यों की शक्तियां केंद्र की ओर ट्रांसफर हो जाएंगी, एंड केंद्र सरकार सर्वशक्तिमान हो जाएगी। तो हमारा संविधान देखने में इसलिए लगता है कि ये फेडरल टाइप का कॉन्स्टिट्यूशन है,
पर वास्तव में इसको डाइल्यूट करके हमने इसमें बहुत सारे फीचर यूनिटरी के मिला दिए, बहुत सारे फीचर एकात्मक संविधान के हमने मिला दिए। इसलिए भारत के संविधान को बोला जाता है कि यह एक मिश्रित प्रकृति का संविधान है। कई जगह इसको क्वासी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन बोला गया है, अर्ध परिसंघीय संविधान, कि इसमें आधा परिसंघीय आधा एकात्मक है। सामान्य परिस्थितियों में परिसंघीय है, विशेष परिस्थितियों में एकात्मक है। इसी को कुछ लोग बोलते हैं कि शरीर से परिसंघीय है, आत्मा से एकात्मक है। ये हमारे संविधान की ये सब ऐसी एक बड़ी विशेषता है। अब आपसे कोई पूछे भारतीय संविधान की सबसे बड़ी विशेषता क्या है, इनक्रेडिबल, अतुल्य विशेषता, जिसको आप दूसरे संविधान से तुलना ही नहीं कर सकते, तो वो विशेषता क्या है भैया? अर्ध परिसंघीय होना, एक मिश्रित प्रकृति का संविधान होना, जो केंद्र और राज्य दोनों के बीच शक्ति के संतुलन को इस प्रकार से बैलेंस करता है कि जिसमें सामान्य परिस्थितियों में दोनों अलग अलग हैं, पर विशेष परिस्थितियों में केंद्र सरकार सर्वशक्तिमान बन जाती है। एक कहानी पूरी हुई। अब इसमें कुछ नए बच्चे जुड़े हैं, 2 मिनट उनसे चर्चा कर लूं मैं। मधु कौल, मधु कौल, आवाज आ रही है बेटे आपको मेरी? बोलो बेटा। नेहा मालवीय, आप तो दिख भी रही हो स्क्रीन पे, आवाज आ रही है बेटे? चल, तेरी इस्माइल ने बता दिया कि आ रही है। और कौन है नया? चल, अब समझ, यहाँ किसी को कोई डाउट है क्या? कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है तो पूछे पहले तो। नेहा, हाँ, तेरे लोग क्वेश्चन पूछना है बेटे? हेलो। हाँ बेटा, कोई क्वेश्चन पूछना है? नहीं सर, समझ में तो आ गया, ये फेडरल फॉर्म है और स्पिरिट यूनिटरी। सर इसको अगर यूनिटरी, एक्सप्लेन करने को देता है इन रिटर्न, मतलब आंसर राइटिंग, जैसा आपने बताया हाँ, 100 मार्क या फिर 50 मार्क्स को, 100 वर्ड्स या फिर 50 में है, हाँ। तो सर इसको डिफाइन मतलब कैसे करेंगे? जैसे अभी तो एक्सप्लेनेशन में तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया कि देखो, हाँ, इसको वो इसको ऐसे नॉर्मल करना कंडीशन पड़ता में। है डिफाइन, जब एनालिसिस करने को बोले, एक्चुअल में मैंने आपको जो बताया ना वो एनालिसिस करना, तो आंसर, चलो आंसर के फॉर्म में मैं बोलता हूँ ना, सभी लोग ध्यान से सुनना। In political science, the constitution may be categorized in two forms: union and federal type of constitution. On the one hand, federal type of constitution is based on bifurcation of authority between the central and state, and on the other hand, all the power of legislation and execution are centralized at one point at the central government. In global scenario, all the countries and all the constitution may adopt a particular type of category, or there may be difference between these two categories in only quantity manner. In Indian concern, the constitution is based on federal model, but due to cultural difference, cultural, social, religious, linguistic diversity between the state to state, and resources diversity, forced the framer of the Indian constitution to inbuilt some ingredient or inbuilt some features of unitary constitution in India's federal constitution. One more issue was integrity of the nation. As a mature nation after the independence, the boundaries and the frontier was sensitive. That time, we should preserve and protect
our integrity, and that can be done better by unitary type of constitution. That's why framer of the constitution adopted an incredible constitution which had all the features of federal one, but in special circumstances these federal type of constitution have a tendency of shifting the power towards central government. That's why it is called quasi federal constitution. आ गया त्रिलोक समझ में? सर इसको मैं जैसे आज आपको मैंने ज्योग्राफी के नोट्स दिए थे ना, यस सर, मैं वैसे ही इसके भी दूंगा. बस आप में से कोई एक मुझे याद दिला देना रात में 11 बजे जी करीब, सर, क्योंकि मेरे पास काम बहुत रहते हैं. कोई एक पर्सनल मैसेज कर देना कि सर नोट्स भेज दो कॉन्स्टिट्यूशन के, जी सर, है ना? तो उसमें क्या होता है, जो मैं बोलता हूँ, क्योंकि सबका अपना तरीका अलग अलग होता है पढ़ाने का, है ना? तो आपको वही मिल जाएगा. सर ये वाले क्वेश्चन हाँ बोलो बोलो. उसको पैराग्राफ में ही लिखेंगे या कुछ और, मतलब प्रेजेंटेशन पे इसका कुछ? देख बेटे, यहाँ आपको एक तरीका बता दूं, हालांकि एक अपनी क्लास है आंसर राइटिंग पे पूरी मैंने फोकस रखी है, पर थोड़ा सा तरीका बता दूं. यस सर. पैराग्राफ राइटिंग की कुछ विशेषता होती है. पैराग्राफ राइटिंग चलती है हार्मोनी पे, मतलब लाइन आपस में लिंक होती है. जैसे ऊपर की 2 लाइनें हैं, उनका अर्थ नीचे की 2 लाइनों में इस तरीके से. लेकिन जब आप 50 वर्ड में आंसर लिखना चाहते हो, यस तो सर. आपके पास एटलीस्ट 4-5 पॉइंट हैं जिसको आप एक्सप्लेन करना चाहते हो. तो पैराग्राफ राइटिंग में हार्मोनी देने के लिए शब्दों को आपको कई सपोर्टिंग वर्ब यूज करने पड़ते हैं, एडजेक्टिव यूज करने पड़ते हैं. तो आपको 1 या 2 पॉइंट को समझाने में ही 50-60 शब्द गुजर जाएंगे. तो जब यस आपके सर. पास वर्ड लिमिट हो, तो आप पैराग्राफ राइटिंग ना करके टू द पॉइंट लिखें. 2-2 लाइन के पॉइंट बनाएं. समझ लो कि 2 लाइन में एक बात लिखी, फिर 1 लाइन छोड़ी, फिर 2 लाइन में एक बात लिखी. तो इससे क्या होगा कि आपने मान लो 4 लाइन लिखी 50 वर्ड के लिए, लेकिन एग्जामिनर की नजर जिस लाइन पे पड़ेगी उसको कुछ नया दिखेगा. और यदि इस आंसर को आप पैराग्राफ राइटिंग में करोगे, तो एक ही बात को एक्सप्लेन करने के लिए आपको एविडेंस देते देते एक पैराग्राफ खत्म हो जाएगा, क्योंकि 50 शब्दों में तो एक पैराग्राफ भी नहीं बनता है ना. तो ये 50 वर्ड के आंसर को तो जितना टू द पॉइंट कर सके उतना करें. एंड द थर्ड क्वेश्चन, द आंसर इज 200 वर्ड, उस समय आप पैराग्राफ राइटिंग करें. ना? करेंगे अपन, अभी आंसर राइटिंग की भी प्रैक्टिस करवाऊंगा आपको ना. बस एक 2 दिन आप लोगों में मैं, जैसे सबका पढ़ाने का तरीका अलग है, प्रोनाउंसिएशन अलग है, एक्सप्लेन करने, आप लोग थोड़ा सा मुझे अडेप्ट कर लो, फिर मैं आंसर राइटिंग की बस प्रैक्टिस कराऊंगा. चलिए. सर मीन्स पॉइंट वाइज हम लिख सकते हैं, बिल्कुल बेटे बिल्कुल. जैसे पहले फेडरल टाइप्स के फीचर्स एक्सप्लेन कर दे एंड देन उसके बाद नॉन फेडरल टाइप्स ऑफ फीचर एंड देन हमारा कंक्लूजन आ जाएगा. हाँ, तो इस तरह इतना एक काम करना, तू इस आंसर को मुझे लिख के भेजना आज, ठीक है? ओके, है ना, लिख के भेजूंगा और भेजना आप, तो मैं फिर समझाऊंगा कि इसमें कहाँ क्या सुधार करना है. ठीक है? ओके श्योर सर, थैंक यू. अच्छा लगा बेटे, आप सिंसियर हो, पूछ रहे हो चीजों को. सभी लोग ऐसे क्वेश्चन पूछे. फेस टू फेस क्लास का मतलब ही यही है, देयर शुड बी टू वे कम्युनिकेशन बिटवीन यू एंड मी ना. चलो आगे बढ़ते हैं. तो हमने समझा कि भारत का संविधान किस प्रकार का है, और एक लाइन हमने ये भी समझ ली कि भारत का संविधान सामान्य परिस्थितियों में तो फेडरल है, मतलब केंद्र और राज्य में अपनी अपनी सरकारें हैं. तो इससे हमें एक बात और समझ में आ गई सिंपल मैनर में, कि हमें 2 बार इसको पढ़ना पड़ेगा. एक बार केंद्र की सरकार पढ़नी पड़ेगी, एक बार राज्य की सरकार पढ़नी पड़ेगी. तो अब अपन शुरू कर रहे हैं केंद्र की सरकार को पढ़ना. ठीक, तो अपन शुरू कर रहे हैं. मैंने कहा जब हम सरकार की बात करते हैं तो गवर्नमेंट इज कॉन्स्टिट्यूटेड विथ 3 ऑर्गन. सरकार 3 अंगों से मिलकर बनती है, और ये 3 अंग कौन से हैं? लेजिस्लेटिव, हिंदी में बोलते हैं विधायी,
एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। मतलब हमें, अब मैंने अभी पढ़ाते समय एक बात बोली कि हमारे यहाँ न्यायपालिका में फेडरल सिस्टम नहीं है, न्यायपालिका में एक ही सिस्टम है, यूनिटरी टाइप ऑफ सिस्टम। न्यायपालिका में एक ही सिस्टम है, यूनिटरी टाइप ऑफ सिस्टम, या हम बोले इंटीग्रेटेड सिस्टम, कि जो केंद्र और राज्य दोनों का एक ही न्यायपालिका है। तो मतलब हमारे यहाँ पे फेडरलिज्म केवल दो मामलों में है, परिसंघीय संविधान केवल दो मामलों में है, एक मामला है विधायिका का और दूसरा कार्यपालिका का। मतलब हमें केंद्र और राज्य की अलग अलग विधायिका कार्यपालिका पढ़नी है। हम शुरुआत कर रहे हैं केंद्र की विधायिका से, ठीक। अब पूरा फोकस केंद्र की तरफ रखना, अब वो भी विधायिका तरफ रखना, स्टेप बाय स्टेप आता जाएगा। तो केंद्र की विधायिका, पहली लाइन याद कर लो, द लेजिस्लेटिव ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज नोन एज पार्लियामेंट। भारत में केंद्र की विधायिका को संसद के नाम से जाना जाता है। भारत में केंद्र की विधायिका को संसद के नाम से जाना जाता है। क्लियर? And according to Article 79, Parliament is consist of Lok Sabha, Rajya Sabha and President. संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार पार्लियामेंट तीन अंगों से मिलकर होती है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। अब एक लाइन जो आगे मैं बोल रहा हूं वो ध्यान से सुनना। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के अनुसार, प्रेसिडेंट इज नॉट ए मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। राष्ट्रपति ना तो लोकसभा का सदस्य होता है ना राज्यसभा का सदस्य होता है, बट ही इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। फिर भी वो संसद का एक भाग है। हम बोलते हैं कि संसद के दो हाउस है, लोकसभा और राज्यसभा। याद रखना सभी, राज्यसभा का राज्यों से कोई लेना देना नहीं है, राज्यसभा दिल्ली में है, संसद का एक भाग है। राज्यों में विधानसभा होती है, राज्यसभा नहीं होती है ना। तो संसद के दो हाउस हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो राष्ट्रपति अलग भाग है, राष्ट्रपति एक अलग अंग है। राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता, फिर भी वह संसद का अभिन्न अंग है। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि संसद क्या है? लेजिस्लेटिव है। संसद विधायिका है, जिसका मुख्य काम क्या है? कल बताया था मैंने, फॉर्मेशन ऑफ लॉ। इसका मुख्य काम है कानून का निर्माण करना। और भारत में कानून तभी बन सकता है जब कोई भी बिल या विधेयक संसद के दोनों हाउस में मतदान के द्वारा पारित होके और जब राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है और राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर देता है, तभी वो कानून बन सकता है, तभी वो कानून बन सकता है। तो राष्ट्रपति की अनुमति के बिना कोई कानून नहीं बन सकता। इसलिए चूंकि कानून निर्माण में राष्ट्रपति की एक अहम भूमिका है, इसलिए राष्ट्रपति भारत की संसद का भी एक अभिन्न अंग है। क्लियर? अब 2018 में एमपीपीएससी में 3 मार्कर में क्वेश्चन पूछा, संवैधानिक प्रावधान के अनुसार संसद के गठन को समझाइए। कितने वर्ड में पूछा था? 20 वर्ड में। अब 10 वर्ड में आने लगा। तो क्या बताओगे आप? संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा निम्न सदन के रूप में, राज्यसभा उच्च सदन के रूप में और राष्ट्रपति। राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता, फिर भी कोई भी कानून राष्ट्रपति की अनुमति के बिना नहीं बन सकता, इसलिए राष्ट्रपति को संसद का भी एक अभिन्न अंग माना गया है। ठीक है, ये हो गया
3 मार्कर का क्वेश्चन। अब हम यहाँ पे बात करें कि अब हमने समझा कि केंद्रीय स्तर पर संसद के 3 अंग हैं, 2 हाउस है और 1 राष्ट्रपति है। इट मीन्स हमें संसद को पढ़ना है तो 3 टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। मतलब अगले 3 दिन हमारे पार्लियामेंट को पढ़ने में जाने वाले हैं। एक दिन लगेगा लोकसभा में, एक दिन लगेगा राज्यसभा में। राष्ट्रपति थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, तो जिस दिन मैं राष्ट्रपति पढ़ाऊंगा हो सकता है उस दिन शाम को मुझे आप लोगों से मैं बात कर लूंगा, अपन क्लास को डबल कर लेंगे, 2 बार पढ़ लेंगे, क्योंकि राष्ट्रपति ऐसा टॉपिक है कि 45 मिनट में वो होगा नहीं, और यदि अगले दिन के लिए छोड़ देंगे तो जो उसकी कंटिन्यूटी है वो खत्म हो जाएगी। तो उस क्लास को अपन वापस लॉग इन करके डबल करेंगे, जो भी होगा देखेंगे जिस दिन राष्ट्रपति पढ़ेंगे। तो पहले हम पढ़ते हैं लोकसभा को। अब एक बात जो कल अपन ने समझी थी कि भारत में संसद डेमोक्रेटिक मॉडल पर बेस्ड है। भारत में संसदीय लोकतंत्र की स्थापना की गई है। मतलब भारत में संसद की स्थापना इस प्रकार से की गई है कि वो लोकतंत्र का प्रतिनिधित्व करे, और लोकतंत्र का यह प्रतिनिधित्व राज्यसभा की अपेक्षा लोकसभा में ज्यादा दिखाई देता है। और कभी कोई आपसे पूछे कि भारत की संसद का मॉडल किस कंट्री पर बेस्ड है, तो याद रखना इंडियन पार्लियामेंट्री मॉडल इज बेस्ड ऑन ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम। इंडियन पार्लियामेंट्री मॉडल is based on British parliamentary system. And why we are adopting the British parliamentary system? हमने ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम को क्यों अडॉप्ट किया, तो इसका सीधा सीधा आंसर है एक जो कल अपन ने डिस्कस किया था कि चूंकि 300 साल से अधिक ब्रिटेन का शासन हमारे ऊपर रहा, वैसे में देश का पॉलिटिकल सिस्टम ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम के जैसा डेवलप हुआ था, राजनेता उस प्रकार के ट्रेंड हुए थे, ब्रिटिशर्स ने हमारे यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट उस तरीके से किया था, हमारा ब्यूरोक्रेटिक मॉडल, अधिकारीगण उस पार्लियामेंट्री सिस्टम में काम करने के एडप्ट हो चुके थे, हैबिचुअल हो चुके थे। तो वैसे में एक नए बने देश के लिए ये जरूरी था कि हम उसी मॉड्यूल को आगे बढ़ाएं। यदि हम कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने की कोशिश करते तो हो सकता है कि हम कोलैप्स हो जाते पॉलिटिकली। तो हमने उस चीज को कंटिन्यू रखा और वो सही भी था। इन ए पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट और इन ए पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी देयर आर मोर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल रादर देन प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी। संसदीय प्रकार की सरकार में राष्ट्रपति प्रकार की सरकार की अपेक्षा ज्यादा लोकतंत्र दिखाई देता है, और ये व्यक्तिवाद के विरुद्ध है। इसमें किसी एक व्यक्ति की नहीं चलेगी, जो भी कानून बनेगा संसद में पास होगा। तो वो सही भी था, भारतीय परिस्थितियों, भारतीय सामाजिक संरचना के हिसाब से भी था, और हमारा जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है उसके हिसाब से भी था। दैट्स व्हाई वी प्लान टू कंटिन्यू द मॉडल ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम। हमारे संविधान निर्माताओं ने उसी मॉडल को आगे बढ़ाया, और इसलिए भारत की संसदीय प्रणाली और इवन पार्लियामेंट्री बिजनेस रूल, संसद का जो इंटरनल डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए कानून बनाने की जो प्रक्रिया है, वो काफी कुछ ब्रिटिश मॉडल से मैच करती है। ओवरऑल ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, ब्रिटिश का संविधान अनरिटन है, लिखा नहीं गया, वहां जो पार्लियामेंट पास कर देती है वही कानून बन जाता है, वही संविधान कहलाता है, लेकिन वो मदर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। दुनिया के सभी देशों ने उसका अनुसरण किया, तो हमने भी किया। खैर, इसका मतलब है कि आपसे कोई पूछे तो आप 50 वर्ड में आराम से लिख पाओगे कि हमने क्यों ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम को एडॉप्ट किया।
अब ये मैसेज मेरे पास आ रहा है कि वेबएक्स में अभी मैं चूंकि लगातार क्लास लेते रहता हूँ, तो मेरी क्लास 45 मिनट के बाद नोटिस आने लगता है उसमें। तो 2-3 मिनट बचे हैं, तो लोकसभा स्टार्ट करने से पहले कल हम लोकसभा पढ़ेंगे। आप थोड़ा सा पढ़ लेना दोपहर में कल। किसी को कोई डाउट हो यहाँ पे तो पूछ ले पहले। अपन समय का 2-3 मिनट का सदुपयोग कर लेते हैं। पहले तो एक प्रश्न मेरा का आंसर दें। हमने इस पूरे कॉन्सेप्ट में कोशिश की लाइव टू लाइव, फेस टू फेस क्लास की, कि आपको वैसा ही फील हो जैसा कि आप क्लास में बैठ के पढ़ते हैं। कितना कंफर्टेबल लगता है इसमें, खासतौर पे जो लोग रेगुलर आ रहे हैं। जैसे मैं देख रहा हूँ अंकित आ रहा है रेगुलर, सभी लोग ये रेगुलर दिख रहे हैं मुझे। कैसा फील होता है अंकित, बताएं। सर गुड। हेलो। हेलो। अच्छा लग रहा है, समझ में आ रही है चीजें। अच्छा लग रहा है। और समझ जी में सर। आई नहीं, क्योंकि मेरी आदत है हमेशा, चाहे मैं आपको यहाँ पढ़ाऊं चाहे क्लास में पढ़ाऊं, मैं हमेशा कल का जी टॉपिक सर। बता देता हूँ। और आपने देखा होगा मैं भूमिका बना देता हूँ कि कल हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो और बेहतर अपन कर पाएंगे यदि आप सभी लोग इस टॉपिक को थोड़ा सा पहले से पढ़ लें। यदि बुक अवेलेबल हो तो अच्छी बात है, नहीं है तो आज की देर में तो गूगल है ना सबसे बड़ा, उसमें लिखना इंडियन जी पार्लियामेंट आ जाए। थोड़ा सा एक नजर डाल के यदि अपन बैठेंगे तो शायद जी हमारी क्लास की स्पीड थोड़ी सी बढ़ जाएगी, है? कि उतना हमें समझना नहीं पड़ेगा, एक्चुअल आप लोग कवर करते जाओगे। खैर, अच्छा लग रहा है ओके सर। तो पढ़ के, उससे मुझे खुशी हुई। और जब आप स्टूडेंट ऐसा बोलते हैं कि दे आर फीलिंग कंफर्टेबल एंड दे आर फीलिंग गुड, ये हमारे लिए मोटिवेशनल होता है। क्योंकि टीचर को एनर्जी अपने स्टूडेंट से मिलती है, टीचर को ऊर्जा ही आप लोगों से मिलती है। तो उम्मीद करते हैं कि हम और अच्छा डिलीवर करें। आपके जो फ्यूचर का आप जो सपना देख रहे हैं, हम उसमें कुछ रोल अपना और अधिक बढ़ा पाए। अभी इसमें मैं आंसर राइटिंग सेशन और एमसीक्यू, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, इन सबको भी प्रोविजन डालूंगा। एक आध दिन में आप लोगों को मैसेज मिलते रहेंगे। चलिए, अगली क्लास आपकी फिर है 9 बजे से। तो नेशनल इनकम सर पढ़ा रहे होंगे उसमें, तो उसके लिए फिर शुभकामनाएं। अच्छा पढ़ें, खूब मेहनत करें, और गुड नाइट मेरी तरफ से सभी को। थैंक यू सर, गुड नाइट। थैंक यू बेटे।